सभी दोस्तों को नमस्कार। ब्रदर्स एजुकेशन हब में आप दोस्तों आपका सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में दोस्तों अपन बात करें जो ऑनलाइन यूट्यूब पर अपन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं, जो पंजाब लाइब्रेरी की जो आपकी 750 पोस्ट आई है, तो उसके अपन दोस्तों जो है यूट्यूब पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं। और ये टेस्ट सीरीज दोस्तों आपकी डेली की डेली आपकी यूट्यूब पर टेस्ट सीरीज होती रहेगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ यूट्यूब पर आपके दोस्तों जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उसकी भी आपकी यूट्यूब पर क्या हो रही है, क्लासेज हो रही है। तो आज की इस क्लास की अगर दोस्तों अपन बात करते हैं, आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टेस्ट सीरीज अपन स्टार्ट करें। इससे पहले कुछ अपन जो है अपन बात कर लेते हैं, जो ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स स्टार्ट कर रखा है उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो, जो पंजाब लाइब्रेरियन की जो अगर अपन बात करते हैं, जो पंजाब लाइब्रेरियन का जो दोस्तों 750 पोस्ट आया है, तो इस 750 पोस्ट के लिए दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। और ब्रदर्स एजुकेशन हब ने दोस्तों जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है, आपको जो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, जो आपको कहाँ से करनी है, आपको SLC जो क्लासेज है इसका एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। क्लियर है? एप्लीकेशन जो आपको दोस्तों जो डाउनलोड करना होता है वो डाउनलोड करना होता है SLC क्लासेज का, और ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है। ये एप्लीकेशन जो आप दोस्तों डाउनलोड करते हो, कहाँ से डाउनलोड करना है आपको, एप्लीकेशन है SLC क्लासेज का। इस SLC क्लासेज एप्लीकेशन पर जो है ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स के माध्यम से आप घर बैठे आप आराम से दोस्तों क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। एक यूँ मान के चलो दोस्तों आपके लिए सुनहरा अवसर है। आप ब्रदर्स एजुकेशन हब के माध्यम से दोस्तों आप शुरू से लेकर आप अंत तक जुड़े रहते हो आप, ठीक है। मेरा एक ही उद्देश्य है दोस्तों, आपको एक ही कहना चाहता हूँ, अगर आप शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहते हो हमारे साथ, तो यूँ मान के चलो आपको दोस्तों कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। चाहे से कंटेंट की अगर अपन बात करें, चाहे से आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की अपन बात करें, चाहे से प्रैक्टिस क्वेश्चंस की अपन बात करें, चाहे से नोट्स की अपन बात करें, या ऑनलाइन क्लासेस की अपन बात करें, पूरा स्टडी मटेरियल जो है आपको ब्रदर्स एजुकेशन हब के माध्यम से ही आपको मिलेगा। आपको जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन करनी है, आपको ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स के माध्यम से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो, तो आपको SLC क्लासेज एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा, और इस एप्लीकेशन पर आपको जो है पंजाब लाइब्रेरी की क्लासेज मिल जाएगी। आपको दोस्तों किसी प्रकार की इंक्वायरी करनी है, आपको किसी प्रकार क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए, स्क्रीन के सामने नंबर स्क्रॉल हो रहा है, इस नंबर पे आप दोस्तों क्या कर सकते हो, फोन करके इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एप्लीकेशन का लिंक चाहिए, इस वीडियो को नीचे दे रखा है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप जो नंबर है जो स्क्रॉल हो रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, नाम आपका जो है और सेंड एप्लीकेशन लिंक, ऐसा करके आप भेज दिए, सर आपको जो है भेज देंगे। क्लियर है? देखो अपन दोस्तों टेस्ट सीरीज की ओर अपन बढ़ते हैं। आज का जो है आपका पहला क्वेश्चन अपन देखो अपन बात करते हैं। अपना जो दोस्तों एक ही उद्देश्य लेकर चलो, आप जो आपका सपना है, जो माँ बाप का सपना है, आपका सपना है कि हमें जो है सरकारी नौकरी, ठीक है, कि हमें जो है सरकारी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। वो दोस्तों गवर्नमेंट जॉब जब बनेगी, आप सोते उठते बैठते जो आपको एक ही उद्देश्य दिखेगा कि मेरे को जो है इस नौकरी में, इस भर्ती में मेरे को लगना है, ठीक है। और इस भर्ती में जो आप लगोगे, आप अपनी मेहनत से लगोगे। आप जो कोचिंग जो है, जो गुरु है दोस्तों आपको एक रास्ता दिखा सकता है, कोचिंग के माध्यम से एक रास्ता आपको मिल जाता है, लेकिन उस रास्ते पे चलना आपको पड़ेगा और मंजिल तक आपको पहुंचना पड़ेगा। एक कोचिंग आपको मंजिल तक पहुंचाने में दोस्तों आपको मदद कर सकती है, लेकिन उस मंजिल पर जो पहुंचने के लिए आपको जो है आपको खुद को प्रयास करना होगा। क्लियर है? तो अपन देखो अपन बढ़ते हैं आज की क्लास की। देखो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैककाल्विन ने पुस्तक चुनाव, मैककाल्विन ने पुस्तक चुनाव को अपनी जो उन्नत किया है वो किसके लिए किया है। देखो मैककाल्विन दोस्तों जो है आपके पुस्तकालयों के क्षेत्र में जो जाने जाते हैं, इन्होंने जो है ये जाने जाते हैं आपके जो है पुस्तक चयन के माध्यम से, ठीक है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, और सिद्धांत किसका दिया है दोस्तों, इन्होंने एक सिद्धांत दिया है पुस्तक चयन का। क्या दिया इन्होंने? सिद्धांत दिया है। क्लियर है? और इंग्लिश में अपन दोस्तों क्या बोल सकते हैं, बुक सिलेक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बुक सिलेक्शन कह सकते हैं। तो इन्होंने पुस्तक चयन का सिद्धांत दिया है। क्लियर है? एक प्रिंसिपल दिया है, और प्रिंसिपल जो दिया है इन्होंने वो किसका दिया है, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत दिया है। किसका दिया है? मांग और आपूर्ति का सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका दोस्तों करेक्ट होता है, वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। अब देखो जो भी आप दोस्तों किसी प्रकार का टॉपिक पढ़ रहे हो, सपोज करते हैं अभी टॉपिक आया पुस्तक चयन। अब इस पुस्तक चयन के बारे में आपको बिल्कुल बेसिक सी नॉलेज से लेकर, आपको बेसिक कंसेप्ट से लेकर आपको हाई लेवल तक एक चीज इसके बारे में पता होनी चाहिए। पुस्तक चयन की अगर दोस्तों अपन बात करते हैं, बुक सिलेक्शन की अगर अपन बात करते हैं, जब आपका पुस्तकालय का नया सत्र प्रारंभ होता है,
ठीक है। तो वहाँ पर नए सत्र में जो है पुस्तकालय के दौरान नई पुस्तकें अर्जित की जाती है, नई पुस्तकें खरीदी जाती है, ठीक है। जब नई पुस्तकें खरीदी जाती है तो उससे पहले एक चयन प्रक्रिया होती है और उस चयन प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पुस्तक चयन प्रक्रिया कहते हैं। आप पुस्तकालय में जो पुस्तकें खरीदते हो वो दोस्तों पुस्तकें किसके माध्यम से खरीदते हो, अगर अपन बात करें आप पाठकों की आवश्यकता के अनुसार खरीदते हो, आप पाठकों की आवश्यकता के अनुसार चयन करते हो। जो पुस्तकालय में जो पुस्तकें चयन की जाएगी वो पाठकों की आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, पाठकों की मांग के अनुसार जो है चयन की जाएगी। ऐसा नहीं आप अपनी कक्ष में, लाइब्रेरी के कक्ष में बैठे हो आप और वहीं से आप बैठे बैठे पुस्तकों का चयन कर दिया, एक लिस्ट बनाई और विक्रेता को भेज दी, पुस्तकें आपने खरीद ली। वो जो आपने पुस्तकें खरीदी है वो केवल और केवल पुस्तकें पुस्तकालय में संग्रहण भंडारण क्षमता को दर्शाएगी, वो आपके पुस्तकालय में पाठकों की आवश्यकता की मांग की पूर्ति नहीं करती है। तो मांग की जो मांग का सिद्धांत दिया वो किसने दिया है, यहाँ पर आपके मैककालन ने। ये कहते हैं कि जो पुस्तकालय में जो पाठ्य सामग्री रखी गई है वो जब तक अपने आप में कुछ भी नहीं है, जब तक उनको पाठकों के द्वारा मांग के द्वारा उपयोगी ना बने दे जाए, ठीक है, कि पाठक उनको जब तक मांग, उन पुस्तकों की मांग नहीं करते हैं, डिमांड नहीं करते हैं, जब तक वो पुस्तकालय में केवल और केवल भंडारण क्षमता को दर्शाती है। और जैसे पुस्तकालय में उन पाठक जो यूजर्स उन पुस्तकों की, इन बुक्स की डिमांड करते हैं तो उन पुस्तकों में जो सूचनाएं उपलब्ध है, पुस्तक जो है आपके अपने आप में क्या होती है, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाती है। क्लियर है, याद रह जाएगा। देखो एक बार क्या करना चाहिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अपन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पुस्तकालय का दूसरे पुस्तकालय से उधार लेना क्या कहलाता है। देखो एक पुस्तकालय दूसरे पुस्तकालय से कुछ भी उधार लेता है, कोई संसाधनों का उपयोग करता है, कोई पुस्तकें उधार लेता है या कोई अन्य पाठ्य सामग्री उधार लेता है, वह क्या कहलाता है, अगर अपन बात उसे क्या कहते हैं अपन, ये किसके अंतर्गत आता है। ये आपके सिलेबस में टॉपिक है, बिल्कुल टॉपिक है। ये संसाधन सहभागिता का आपको टॉपिक मिलता है, मैनेजमेंट में टॉपिक मिलता है। वैसे सिलेबस में डिनोट नहीं किया गया है, लेकिन यूं मान के चलना ये आपके टॉपिक सिलेबस में टॉपिक है, ठीक है। एक्सटेंशन एक्टिविटी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, संसाधन सहभागिता अपन कह सकते हैं। क्लियर है। इस टॉपिक को अपन दोस्तों क्या बोल सकते हैं, इस टॉपिक को अपन जो कह सकते हैं संसाधन सहभागिता कह दें। क्लियर है। तो देखो संसाधन सहभागिता की अगर अपन बात करते हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज शेयरिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, रिसोर्सेज शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। संसाधन सहभागिता जो होती है इसके अंतर्गत एक पुस्तकालय दूसरे पुस्तकालय से कुछ पाठ्य सामग्री उधार लेता है, ठीक है, या पुस्तकें उधार लेता है या कोई अन्य संसाधनों का आपस में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे अपन संसाधन सहभागिता कहते हैं। अपने जीवन की अपन बात करते हैं, अपन जो आपस में दोस्त जो है एक दूसरे दोस्त क्या करते हैं भाई, पाठ्य सामग्री एक दोस्त से दूसरे दोस्त ने ले लिया, ठीक है, या आपने अपने दोस्त से पुस्तक उधार ली है, भैया एक दिन पढ़ने के लिए इसमें देखता हूँ क्या है क्या नहीं, मार्केट में नई पुस्तक आई, तो वो अपने निजी जीवन में क्या हो जाता है, संसाधन सहभागिता हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार पुस्तकालय भी क्या करता है, अगर पुस्तकालय किसी प्रकार की पाठ्य सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो क्या करता है, दूसरे पुस्तकालय से कुछ भी पाठ्य सामग्री संसाधन उधार लेता है। और उसे उधार लेने की जो प्रक्रिया होती है, उस उधार लेने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, अंतर पुस्तकालय ऋण सेवा कहते हैं, इंटर लाइब्रेरी लोन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, इंटर लाइब्रेरी लोन कहते हैं। क्लियर है, याद रह जाएगा। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, इंटर लाइब्रेरी लोन कहते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है, ये तो अपन ने बात कर ली। अब जो संसाधन सहभागिता है ना, इसका प्रयास कब कब होता है, आपसे पूछा जाए इसका रिसोर्सेज शेयरिंग का सर्वप्रथम प्रयास कब होता है। तो देखो इसके बारे में अपन बात करते हैं, रिसोर्सेज शेयरिंग के बारे में अपन बिल्कुल बेसिक से अपन बात करते हैं कि रिसोर्सेज शेयरिंग का सर्वप्रथम प्रयास कब से होता है। देखो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए इसका सर्वप्रथम प्रयास, क्या पूछे, इसका सर्वप्रथम प्रयास पूछे कि इसका सर्वप्रथम प्रयास कहाँ से होता है, रिसोर्सेज शेयरिंग का। तो सर्वप्रथम जो प्रयास होता है इसका कहाँ से होता है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इसका जो सर्वप्रथम प्रयास होता है। एक प्लान बनता है दोस्तों 1948 में, ध्यान देना। और एक प्लान कौन सा बनता है दोस्तों, आपका फॉर्मिंगटन प्लान तैयार होता है। कौन सा प्लान तैयार होता है, फॉर्मिंगटन प्लान तैयार होता है। और फॉर्मिंगटन जो प्लान जो संबंधित है, ये किससे संबंध रखता है, आपसे एग्जाम में पूछे फॉर्मिंगटन प्लान किससे संबंध रखता है,
तो आपका जो दोस्तों जो आंसर जाना चाहिए वो जाना चाहिए फॉरमिंगटन जो प्लान है ये रिसोर्सेज शेयरिंग से संबंध रखता है। क्लियर है, एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो है फॉरमिंगटन प्लान किससे संबंध रखता है, रिसोर्सेज शेयरिंग से संबंध रखता है। होता क्या है दोस्तों 1948 में जो है आपकी 60 से अधिक, ध्यान देना यहाँ पर 60 से अधिक जो है स्पेशल लाइब्रेरी, विशिष्ट पुस्तकालय, स्पेशल लाइब्रेरी, ठीक है, स्पेशल जो लाइब्रेरी है, जो विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं, ठीक है, इन्होंने जो है मिलकर क्या किया, एक प्लान तैयार किया कि विदेशों में जितनी भी महंगी पुस्तकें हैं, विदेशों में जितनी भी महंगी पुस्तकें हैं उनकी एक एक प्रति खरीदी जाए, ठीक है, और फिर उनका आपस में मिलकर उपयोग किया जाए। तो ये जो प्रक्रिया है ये किस प्रकार की प्रक्रिया है दोस्तों, संसाधन सहभागिता, ठीक है, कि फॉरमिंगटन प्लान तैयार किया, 60 से अधिक पुस्तक जो विशिष्ट पुस्तकालय, शोध पुस्तकालय कह सकते हैं, कहाँ के थे, यूएसए के थे, और उन्होंने इस प्लान में ये है जो समझौता किया कि हम जो है विदेशों में जितने भी महंगी पुस्तकें हैं उनकी एक एक प्रति खरीदेंगे और फिर आपस में मिलजुल कर प्रयोग करेंगे, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है आपके दोस्तों, संसाधन सहभागिता कहलाती है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला ड्यूरी का सिद्धांत पुस्तकालय में किससे संबंध रखता है। देखो ड्यूरी का सिद्धांत की बात करी, अभी मैककाल्विन के सिद्धांत की बात करते हैं। तो ड्यूरी का सिद्धांत दोस्तों किससे संबंध रखता है, पुस्तक चुनाव से संबंध रखता है, बुक सिलेक्शन से संबंध रखता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है, सी ऑप्शन आपका सही होता है। साथ के साथ में दोस्तों आप कभी भी क्लास को देख रहे हो तो आप यूं मान के चलो कि आप जो क्लास को देख रहे हो लाइव क्लास के माध्यम से देख रहे हो आप आराम से, ठीक है, और जब भी आप क्लास में पढ़ो आप दोस्तों ईमानदारी से पढ़ो। आप ऐसा नहीं जो है ईयरफोन लगा लिया या ऐसे ऐसे देख रहे हो और काम करो। आप जब भी पढ़ो दोस्तों आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करो, और जो नया डेटा मिलता है उसको एक एक चीज को लिखते रहो। आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हो, आप दोस्तों एक कॉपी बना लो, जितने भी आप जहाँ से जिस चैनल से जहाँ से आप पढ़ रहे हो, जो नया कंटेंट आपको जहाँ पर मिलता है उसको अपनी वन लाइनर कॉपी में आप लिखते हो। सिलेबस के अनुसार पढ़ना, ऐसा नहीं आप जो है ना अड़ाम धड़ाम आप हर चीज़ लिख रहे हो, नहीं। आप पंजाब लाइब्रेरी की तैयारी करें तो पंजाब लाइब्रेरी का सिलेबस एक बार आपको लगभग एक सरसरी निगाहों से याद होना चाहिए आपको, ठीक है, और उसी के अनुसार पढ़ना, उसी के अनुसार हर टॉपिक को आपको लिखना। जो नया डेटा मिलता है उसको वन लाइनर के रूप में लिखते रहो। जब एग्जाम नज़दीक आएगा आपको रिविजन करना है तो उन वन लाइनर जो नोट्स आपने तैयार किए उसके माध्यम से आप रिविजन कर सकते हो। ये हजारों क्लासेस यूट्यूब पर पड़ी हुई, इनका आप रिविजन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वही आपके जो आखिरी में जो जाकर आपके लिए एक संजीवनी बूटी साबित होगी, ठीक है, आपके लिए जो एक महत्वपूर्ण जो है आपके लिए नोट साबित होंगे वही आपके लिए साबित होंगे। क्लियर है। देखो ड्यूरी के सिद्धांत की अगर अपन बात करें, सिद्धांत किसका है, पुस्तक चयन का सिद्धांत है। आप दोस्तों किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठा लो, चाहे से पंजाब लाइब्रेरी की अपन बात करें तो ये आपको दोस्तों क्या मिलता है, सिलेबस में आपको टॉपिक मिलता है नहीं मिलता, ठीक है। बुक सिलेक्शन आपको टॉपिक मिलता है, एक्विजिशन सेक्शन आपको टॉपिक मिलेगा, अधिग्रहण विभाग ये उसी का भाग है। देखो बुक सिलेक्शन की अगर दोस्तों अपन बात करते हैं, किसकी अगर दोस्तों अपन बात करते हैं, बुक सिलेक्शन की बात करते हैं। ध्यान देना यहाँ पर ये बुक सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पुस्तक चयन का सिद्धांत है ना, ये जो पुस्तक चयन का सिद्धांत है, ठीक है, यहाँ से दोस्तों ये मान के चलो हर बार एक ना एक क्वेश्चन हर बार 100% आपसे पूछा जाता है पुस्तक चयन के सिद्धांत से। इसके जो सिद्धांत जो दिए ना विद्वान, उनके नाम याद कर लो, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। एक विद्वान मिलता है मेलविल डेवी, इन्होंने जो पुस्तक चयन का सिद्धांत दिया है, अभी क्या दिया है वो भी आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। इन्होंने सिद्धांत दिया 1876 में दिया है। इसके बाद में आता है आपका मैककाल्विन का आता है, किसका आता है, मैककाल्विन का आता है, ठीक है। इन्होंने दोस्तों 1925 में दिया है, कौन सा सिद्धांत दिया है, मांग पूर्ति का सिद्धांत दिया है। एक आता है दोस्तों आपका ड्यूरी का सिद्धांत, ड्यूरी का जो ड्यूरी प्रिंसिपल आता है अपन बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो सिद्धांत दिया है दोस्तों इन्होंने कब दिया, 1930 में दिया है। और एक सिद्धांत दोस्तों किसका आता है, डॉक्टर एसआर रंगनाथन का सिद्धांत आता है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है 1952 में सिद्धांत दिया है। क्लियर है। ये सिद्धांत डॉक्टर एसआर रंगनाथन के द्वारा दोस्तों जो है एक पुस्तक इन्होंने निकाली है, बुक सिलेक्शन पुस्तक निकाली है। इस पुस्तक में यहाँ पर ये सिद्धांत दिया गया, जो कि पुस्तक भी आपकी आती है 1952 में ये पुस्तक आती है,
ठीक है, ये 1952 है। अब यहाँ पर देखो आपके लिए याद क्या करने के लिए, आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठा लो, किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठा लो, ठीक है, कंपटीशन का, चाहे सिर्फ KVS, NVS, GSSSB, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना, ये जो है ना चार लाइन है, इससे क्वेश्चन जो है बुक सिलेक्शन से क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में बाहर नहीं गया है, ये 100% मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अब क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन बन के आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि भैया पुस्तक चयन का सिद्धांत, बुक सिलेक्शन का सिद्धांत जो है सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया। तो फर्स्ट जो सिद्धांत देने वाला है वो कौन देने वाला, जो फर्स्ट जो प्रिंसिपल दिया है, और ये फर्स्ट प्रिंसिपल किसका है दोस्तों, आपकी ये जो सिद्धांत है आपकी बुक सिलेक्शन का है। तो बुक सिलेक्शन का जो प्रथम जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया आपके दोस्तों, मेलविल डेवी ने दिया है। और कब दिया, 1800 क्षेत्र में सिद्धांत दिया जाता है। इन्होंने सिद्धांत क्या दिया है कि अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना। अपनी कॉपी में लिख लो, इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है कि अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना किसका सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत जो है ये सर मेलविल डेवी का सिद्धांत है। हमें याद हो गया है, विश्व में सर्वप्रथम जो पुस्तक चयन का सिद्धांत देने वाले हैं मेलविल डेवी 1800 क्षेत्र में। कई जगह आप गाइड्स पढ़ते हो तो वहां पर 1879 भी दे रखा है, ये थोड़ा सा वहां पर करेक्शन कर लेना, वहां पर आपको गलत मिलता है, ठीक है। दूसरा सिद्धांत मैककालीन, इन्होंने दोस्तों कौन सिद्धांत दिया है, मांग पूर्ति का सिद्धांत दिया है। कब दिया है, 1925 में दिया है, ठीक है, कि पुस्तकालय में जो पुस्तकें अपने आप में कुछ भी नहीं है, जब तक उनको मांग के द्वारा या पाठक उनको मांग के द्वारा उपयोगी ना बना दिया जाए। मांग, डिमांड डिमांड डिमांड, कि भाई पाठक पुस्तकालय में आएंगे, उस पुस्तक की मांग करेंगे, तब जाकर वो उपयोगी बनती है। ऐसा तो पुस्तकालय में हजारों लाखों पुस्तकें पड़ी हुई है, भंडारण क्षमता को दर्शा रही है, केवल और केवल भंडारण क्षमता को दर्शाएगी। वहां पर जो उसमें जो सूचना उपलब्ध है वो सूचना उस पुस्तक में किस प्रकार की उपलब्ध है कि जो पाठक पुस्तकालय में आ रहे हैं उनकी आवश्यकता की मांग की पूर्ति कर सकती है, नहीं कर सकती। अगर नहीं कर रही है तो भंडारण क्षमता को दर्शा रही है, उन पुस्तकों के माध्यम से पुस्तकालय का विकास नहीं होगा। तो पुस्तकालय में इस प्रकार की पुस्तकें चयन करो जो मांग के द्वारा उपयोगी हो। ड्यूरी का सिद्धांत, देखो ड्यूरी के सिद्धांत की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो ड्यूरी के सिद्धांत की अगर दोस्तों अपन बात करते हैं कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, अगर अपन दोस्तों अपन बात करें, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है कि उचित समय पर उचित पाठक को उचित पुस्तक प्रदान की जाए। लिख लो अपनी कॉपी में, कई बार क्वेश्चन बन के आया है कि उचित समय पर उचित पाठक को उचित पुस्तक प्रदान की जाए। निम्नलिखित से किस विद्वान का कथन है, तो ये किस विद्वान का कथन है, ड्यूरी का है। और किससे संबंध रखता है, ये पुस्तकालय पुस्तकों के चयन से संबंध रखता है, ठीक है। ऐसा रंगनाथन ने सिद्धांत दिया है, ये 1952 में दिया है। और किसके आधार पर दिया है दोस्तों, जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र आते हैं, उनके प्रथम 3 सूत्रों के आधार पर उन्होंने क्या दिया है, आपकी जो है आपकी पुस्तक चयन का सिद्धांत दिया है, ठीक है। जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस दोस्तों जो आते हैं, ये पुस्तक है 1931 में प्रकाशन होती है, जो कि डॉक्टर SR आनंद ने प्रथम पुस्तक लाई। इसमें 5 सिद्धांत है ना, जो 5 सिद्धांत, जो प्रथम 3 सिद्धांत है उनके आधार पर डॉक्टर SR आनंद ने पुस्तक चयन का सिद्धांत दिया है। प्रथम 3 सूत्र कौन कौन से, कॉपी में लिख लो। जो पुस्तकें उपयोग के लिए, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले और प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, इन सिद्धांतों के आधार पर दिया है। अपनी कॉपी में लिख लो दोस्तों, याद रखना, इससे जो एक भी क्वेश्चन आपका 100% बाहर नहीं जाएगा। अगला देखो अपन बात करते हैं, अगला यहाँ पर दोस्तों अगर अपन बात करें तो है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है। आपके सिलेबस में टॉपिक में मिलता है भैया कि आपके बिब्लियोग्राफी के बारे में जानकारी, INB हो गई, BNB हो गई, सब्जेक्ट जो है आपके जो मिल जाती है, आपके सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, ट्रेड बिब्लियोग्राफी, तो वहीं से टॉपिक है। देखो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो ये क्या है, नेशनल बिब्लियोग्राफी। आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही रहता है। ध्यान देना, ये जो नेशनल बिब्लियोग्राफी है ये किसकी भैया, इंडियन, मतलब भारत की नेशनल बिब्लियोग्राफी है। आपसे पूछे भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का नाम बताओ, तो भैया भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का नाम क्या है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, INB है। देखो इसके बारे में दोस्तों अगर अपन कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, जो
एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, देखो आईएनबी आपको दोस्तों सिलेबस में मिलती है। ठीक है, इस आईएनबी की अगर अपन दोस्तों अपन बात करें, इस आईएनबी की अगर अपन बात करते हैं तो इस आईएनबी की अगर अपन दोस्तों अपन बात करें, सबसे पहले तो ध्यान रखना इसका पूरा नाम क्या है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा चुका है जो है इसका आईएनबी का पूरा नाम क्या, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इसका दोस्तों पूरा नाम है। क्लियर है, याद रह जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का नाम बताओ, तो भैया ये भारत की क्या है, ये भारत की जो है आपकी राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये भारत की नेशनल बिब्लियोग्राफी है। ये भारत की दोस्तों क्या है, नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो भारत की जो नेशनल बिब्लियोग्राफी है उसका नाम क्या है, आईएनबी है। क्लियर है। इस जो आईएनबी दोस्तों जो तैयार की जाती है, ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के द्वारा तैयार की जाती है। तो ये भी ध्यान रखना, ये जो तैयार की जाती है किसके द्वारा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। और जो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की अगर अपन बात करें तो ये सिलेबस में आपको टॉपिक आपको मिलता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1948 में कहाँ कब होती है, कलकत्ता में होती है। ये इसके द्वारा दोस्तों ये तैयार की जाती है। ठीक है, याद रह जाएगा। वर्तमान समय की अपन बात करें, इसका जो प्रकाशन दोस्तों हो रहा है, आपसे पूछे कि भैया आईएनबी का प्रकाशन वर्ष बताइए, कब से प्रकाशन हो रही है, कब से ये पब्लिश हो रही है। ठीक है, आपसे पूछे इसका पब्लिश ईयर बताइए आईएनबी का, तो दोस्तों जो पब्लिश ईयर की अगर अपन बात करते हैं, ये आपकी 1957-58 से क्या आता है, इसका पब्लिश ईयर है। ठीक है, वर्तमान समय आपसे पूछा जाए इस आईएनबी की फ्रीक्वेंसी क्या है। देखो आईएनबी की जो दोस्तों फ्रीक्वेंसी है, ये वर्तमान समय में क्या है, आईएनबी की फ्रीक्वेंसी जो है मंथली है। आईएनबी की जो फ्रीक्वेंसी है ये दोस्तों वर्तमान समय में क्या है, मंथली है, मतलब मासिक प्रकाशन हो रहा है। हर माह में इसका आईएनबी का प्रकाशन किया जाता है, जो कि वर्तमान समय दोस्तों क्या होता है, इसका ऑनलाइन प्रकाशन होता है। और ऑनलाइन प्रकाशन जून 2000 से प्रकाशन हो रहा है। तो ये भी आपसे पूछा जाए कि जो आईएनबी का प्रकाशन हो रहा है, ये आईएनबी का प्रकाशन कब से हो रहा है, तो दोस्तों आईएनबी का जो प्रकाशन हो रहा है जून 2000 से क्या हो रहा है, इस आईएनबी का ऑनलाइन प्रकाशन हो रहा है। क्लियर है, याद रह जाएगा। ठीक है, दूसरी अपन बात करें आईएनबी जो पब्लिश होती है, ये पब्लिश दोस्तों कितनी भाषाओं में होती है, कितनी लैंग्वेज में होती है। अगर आपसे लैंग्वेज के बारे में इससे पूछा जाता है तो ये 14 भाषाओं में प्रकाशन होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आईएनबी जो प्रकाशन होती है, आईएनबी दोस्तों 14 भाषाओं में प्रकाशन होती है वर्तमान समय में। ऑल ओवर इंडिया की जो 14 भाषाएं उनमें क्या होती है, आईएनबी प्रकाशन होती है। इसके बारे में और भी जानकारी है तो इतना सा एक बार लिख लो, एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या आपके इंपॉर्टेंट है। और पंजाब लाइब्रेरी स्पेशल से तौर पे आपके जो बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूचियां दे रखी है। क्लियर है। कमेंट्स बॉक्स में जाना और बताना भाई भारत के ग्रंथ सूची का जनक कौन है और जो है विश्व के ग्रंथ सूची का जनक कौन है, ये चीज दोनों बताना। अगली क्लास में इस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब होती है। देखो जो यूजीसी है ना, इस यूजीसी की अगर दोस्तों अपन बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है यूजीसी का। दोस्तों अगर अपन बात करें तो इसका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। क्लियर है, यही इसका पूरा नाम है, याद रह जाएगा। तो इसकी अगर दोस्तों अपन बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की अगर अपन बात करें, ये हायर एजुकेशन के लिए काम करती है। ठीक है, किसके लिए काम करती है, हायर एजुकेशन मतलब आपके उच्च शिक्षा के लिए कार्य करती है और खास तौर से विश्वविद्यालयों के लिए इस तरह की कार्य करती है। अब जो यूजीसी की स्थापना जो पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इसका सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, हर बार जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है कमेंट्स में जाया करो और वहां पर आंसर दिया करो आप। ठीक है, क्लियर है। देखो यूजीसी के बारे में जो ऑथेंटिक डेटा की अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पर जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, यूजीसी की स्थापना का दोस्तों आपको दो आपको जो डेट मिलती है, एक तो दोस्तों आपको 28 दिसंबर, ध्यान देना, एक तो 1953 आपको मिलती है, और एक जो दोस्तों आपको मिलती है, एक मिलती है आपको जो है नवंबर 1956। दोनों में करेक्ट कौन सी है, दोनों ही दोस्तों सही है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग निकलता है। अगर आपसे पूछे यूजीसी की स्थापना कब होती है, ठीक है, तो ये जो स्थापना होती है औपचारिक तौर पर होती है, स्थापना करने वाला कौन है, मौलाना अब्दुल। ठीक है, ये मौलाना अब्दुल जो कलाम है उस वक्त के तत्कालीन भारत के क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, भारत के तत्कालीन उस वक्त के क्या थे, ये शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने यूजीसी की स्थापना की है। देखो ध्यान देना,
यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और एक आता है दोस्तों यूजीसी एक्ट, ठीक है। यूजीसी एक्ट क्या है 1956, इसकी अपन बात करते हैं। तो यूजीसी एक्ट 1956, ठीक है। देखो यहाँ पर मौलाना अब्दुल कलाम की अगर अपन बात करें, इससे पहले दोस्तों जो लगभग भारत स्वतंत्र हुआ उससे पहले जो है यूजीसी की स्थापना करने का दोस्तों क्या हो रहा था, आपकी स्थापना करने का यूजीसी का प्रयास हो रहा था, लेकिन दोस्तों यूजीसी क्या नहीं हुई, स्थापना नहीं हो पाई। उसके बाद में भारत की प्रथम जो शिक्षा समिति का गठन होता है 1948 में, जो कि डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में होता है, जो कि भारत की प्रथम शिक्षा समिति कहलाती है। इस समिति ने भी क्या दिया, सुझाव दिया कि एक जो है भारत में जो है उच्च शिक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। उसके बाद में जो भारत के उस वक्त के तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री जी मौलाना अब्दुल कलाम ने औपचारिक तौर पर क्या कर दी भैया, औपचारिक तौर पर किसकी स्थापना कर देती है, यूजीसी की स्थापना कर दी। अब यहाँ पर जो यूजीसी की स्थापना और दोस्तों ये किसी अधिनियम के तहत क्या नहीं हो रही, इसकी स्थापना नहीं हो रही, एक औपचारिक तौर पर क्या हो जाती है, इसकी स्थापना हो जाती है। बाद में भारत सरकार ने क्या किया कि एक यूजीसी एक्ट पारित किया, भारत की जो संसद है वहां पर एक्ट पारित किया, और इस एक्ट के बाद में जो अधिनियम पारित करने के बाद में इसको क्या कर दिया भैया, आपकी एक दर्जा दे दिया था कि भैया हम जो है ये कार्य कर सकती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना। और तभी से दोस्तों इसकी स्थापना जो मानी जाती है आपकी नवंबर 1956 से इसकी स्थापना मानी जाती है। अब एग्जाम में आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन बन के आइए। देखो एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलता है, अभी आपको ऑप्शन मिला है 1953 ऑप्शन मिला, बी ऑप्शन आपको मिलता है 1956 मिलता है, सी ऑप्शन 1952 मिलता है, ठीक है। और डी ऑप्शन क्या मिल जाए आपको, नन ऑफ दिस मिल जाए। और आपसे पूछे यूजीसी की स्थापना कब होती है, देखो ध्यान देना, आपसे क्या पूछे यूजीसी की स्थापना कब होती है, तो आपका जो आंसर जाएगा 1956 पर जाएगा, क्योंकि जो है ऑफिशियली जो स्थापना होती है वो नवंबर 1956 में यूजीसी की स्थापना होती है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में ये नहीं मिलता है, आपका ये 1956 ऑप्शन में नहीं मिलता है और यहाँ पर नन ऑफ दिस भी दिया हो, अगर 1956 ऑप्शन में नहीं मिले तो आपका आंसर किस पर जाएगा, 1953 पर आपका दोस्तों आंसर जाएगा। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे कि मौलाना अब्दुल कलाम ने यूजीसी की स्थापना कब की, तो फिर आपका जो है अगर 1956 भी आंसर आए ना तो भी किस पर जाएगा, 1953, क्योंकि मौलाना अब्दुल कलाम ने औपचारिक तौर पर जो यूजीसी की स्थापना की है वो कब की, 1953 में की है। भारत सरकार ने इसको एक अधिनियम के तहत जो है आपके जो इसकी स्थापना करती है 1956। आपके से पूछे यूजीसी की स्थापना, अगर उन दोनों ऑप्शन मिले 53 और 56, पहले आपकी 1956 प्राथमिकता देनी। अगर 56 नहीं मिले अभी की तरह जो इसमें 56 ऑप्शन में नहीं था, तो फिर आपको 1953 पर जाना है। क्लियर है। ये भी आपको सिलेबस में टॉपिक में मिलता है। एक बार दोस्तों क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इस दोस्तों टेस्ट सीरीज को अपन क्या करते हैं, यहीं पर अपन आज की क्लास में अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों आपको जो है अपन जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टार्ट कर रखे हैं, आपको क्लासेस समझ में आ रही होगी, ठीक है। जो पंजाब लाइब्रेरी की दोस्तों 750 पोस्ट आई है, इसी पंजाब लाइब्रेरी की जो वैकेंसी इस भर्ती को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जो ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की यूट्यूब पर, आपका दोस्तों इसी तरह से प्यार मिलता रहिए। आप जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी दोस्तों को शेयर करते रहिए, क्लास को लाइक करते रहिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर डालना कि भाई क्लास किस प्रकार से आपको लगी है, ठीक है। जिन विद्यार्थियों को दोस्तों आपको जो है ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स ज्वाइन करना है, जो पंजाब लाइब्रेरी की जो वैकेंसी आई है, ठीक है, तो आप जो आपको डाउनलोड करना है SLC क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, गूगल प्ले स्टोर से जाइए, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे लिंक देगा, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसमें दोस्तों ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स में आप घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हो। जो ब्रदर्स एजुकेशन है, जो SLC क्लासेस के माध्यम से आपको जो क्लासेस हो रही है दोस्तों पंजाब लाइब्रेरी की, यू मान के चलो आपको जो क्वालिटी में दोस्तों आपको यहाँ पर कहीं पर भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। ब्रदर्स एजुकेशन आप दोस्तों कभी भी किसी वक्त जो है क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। आप यूँ मान के चलो घर बैठे आराम से एक अच्छी शानदार तैयारी कर सकते हो, ठीक है। आपका जो सपना है, जो आपका लक्ष्य है, आपकी जो एक मंजिल सामने आपको दिखाई दे रही है, उस मंजिल में दोस्तों जो है ब्रदर्स एजुकेशन आपको जो है जो एक रास्ता दिखा सकती है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचना आपको है, पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है। हम जो है यहाँ पर एक आपका जो है मेहनत के माध्यम से आपका एक माध्यम बन सकते हैं, लेकिन नौकरी, सरकारी नौकरी आपको लगना है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को, जिन विद्यार्थियों को क्लासेस ज्वाइन करनी है, आप SLC क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ठीक है। यहाँ से आप आराम से जो है ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो सभी दोस्तों गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।